एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच कैंपस करेक्ट में, और आज बात करते हैं अब अगले अध्याय पर, सुझावों को प्रभावशाली बनाने की योग्यता। हमने जाना कि किस प्रकार वक्ता के प्रखर भाषण और प्रभुत्व से दर्शक आकर्षित होते हैं और कम से कम विरोध की स्थिति पैदा होती है, लेकिन दर्शक केवल तभी समर्पण की स्थिति में पहुंचते हैं जब उन्हें वक्ता की योग्यता पर पूर्ण विश्वास हो। यदि वक्ता के प्रति दर्शकों का भरोसा कम है तो वक्ता के विचारों और संदेश के विरोध में प्रदर्शनों में झड़ी लग जाती है और विरोध में प्रश्नों की भी झड़ी लग जाती है। कई बार दर्शक किसी विषय विशेष पर वक्ता के निष्कर्ष का पूर्ण विरोध तक कर देते हैं। लिहाजा इस प्रक्रिया में वक्ता के प्रति दर्शकों का भरोसा अडिग होना आवश्यक होता है। वक्ता को या तो दर्शकों को मिलने वाले समर्थन और आदर का पूर्वाभास होना चाहिए या फिर दर्शकों के द्वारा उत्पन्न विरोध और असमर्थन को सुलझाने की योग्यता होनी चाहिए। ऐसा सामर्थ्य रखने वाला वक्ता के सुझावों को दर्शक निश्चित रूप से ग्रहण करते हैं। आत्मविश्वास ही निश्चय को दृढ़ता प्रदान करता है। ध्यान दीजिए कि किस प्रकार रात्रि भोज के बाद हेनरी डब्ल्यू ग्रेडी ने भाषण के जरिए दर्शकों का विश्वास हासिल किया। उसने एक हास्यास्पद किस्से के साथ स्वयं के लिए आदर अर्जित किया था, ईमानदारी और गंभीरता के साथ बोलने की इच्छा प्रकट की, दर्शकों की रुचि को स्वीकार किया, दर्शकों की रुचि के विरुद्ध उत्पन्न विचारों का दमन किया और नम्रता के साथ लोगों से बातचीत की। जाहिर तौर पर इस तरह की शुरुआत और इसके परिणाम से वक्ता में आत्मविश्वास पैदा होता है। माननीय राष्ट्रपति जी, मैं जातीय मुद्दों पर वाद विवाद के लिए दिए गए निमंत्रण का स्वागत करता हूं। मैं आभारी हूं कि जिस वाद विवाद को जनता के समक्ष मंच पर नहीं किया जा सकता, उसके लिए इस सभा में आपने अवसर प्रदान किया। मैं जातिवाद से संबंधित आदेशों का जल्द से जल्द वापस लेने की योजना का भी स्वागत करता हूं। मुझे मालूम हुआ कि तैराकी सीखने की प्रबल इच्छा रखने वाली एक नौकरानी को शपथ दिलाई गई है और कहा गया है कि आप तुम इच्छा की पूर्ति कर सकती हो। अपने कपड़े उस वृक्ष की डाल पर टांग दो, लेकिन किसी भी स्थिति में पानी के पास मत जाना। गिरजाघर के कट्टर धर्मदूतों को पादरी कहा जाता है। जहां भी वे अपना झंडा गाड़ दें वहां स्थान पादरियों के लिए वो निश्चित मान लिया जाता है। वो स्थान पवित्र हो जाते हैं और जनसमूह का कल्याण होता है। मुझे आज बॉस्टन हाउस में दक्षिणी लोकतांत्रिक राज्यों के मानक तय करने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा फिलिप्स और समनर में निवास करने वाली जातियों के विषय में चर्चा का भी निमंत्रण दिया गया है। लेकिन माननीय राष्ट्रपति जी, यदि भाषण का उद्देश्य पूर्ण रूप से ईमानदारी और स्पष्टवादिता है, यदि वास्तव में जनता की भलाई के लिए चर्चा होने वाली है, यदि इस संकल्प का परिणाम नकारात्मक हो जाए और इस चर्चा से जनता में गलतफहमी और मनमुटाव पैदा हो जाए और यदि ये भाषण संविदा के दायरे को लांघ जाए, तो श्रीमान क्या मेरे पास इस भाषण को प्रस्तुत करने का हौसला बचेगा? ध्यान दीजिए किस प्रकार ब्रांड ने शिकागो में आयोजित सन 1896 के राष्ट्रीय जनतांत्रिक सम्मेलन में भाषण की शुरुआत में ही लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश की थी। उसने सम्मेलन में मौजूद प्रतिष्ठित हस्तियों के विचारों का विरोध न कर सकने की क्षमता जाहिर की थी, लेकिन उसने अपने विचारों की गरिमा और पवित्रता को ठेस नहीं लगने दी। उसने घोषणा करते हुए कहा कि वो केवल जन कल्याण से संबंधित विषय पर ही भाषण प्रस्तुत करेगा। जाहिर है कि जन कल्याण से संबंधित विचारों का कोई विरोध नहीं करता। भाषण की शुरुआत ने जनसमूह के दिलो दिमाग पर प्रभुत्व स्थापित करने का काम किया और इस भाषण ने ब्रांड को प्रसिद्ध वक्ता बना दिया। सम्मेलन में उपस्थित माननीय अध्यक्ष महोदय एवं अन्य प्रतिष्ठित सभाजनों, मैंने पहले से मान लिया है कि यहाँ मौजूद महान हस्तियों और वक्ताओं के बीच विचार व्यक्त करने का मौका बहुत चुनौतीपूर्ण है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इन महान हस्तियों से मेरी तुलना न की जाए, क्योंकि इस सम्मेलन का आयोजन व्यक्ति विशेष की काबिलियत आंकने के लिए नहीं किया गया है। यहाँ किसी के बीच कोई मुकाबला नहीं है। सम्मेलन में मौजूद विनम्र एवं उदार जनसमूह अच्छी तरह जानते हैं कि जब मुद्दा जनता की भलाई से जुड़ा होता है तो वक्ता के मुकाबले विचारों को ज्यादा सम्मानित माना जाना चाहिए। मैं यहाँ एक बहुत अहम मुद्दे की वकालत करने आया हूँ। ये मुद्दा प्रजातंत्र से जुड़ा हुआ है और जन कल्याण से जुड़ा हुआ है। अर्थात कई वक्ता केवल शालीनता और वाक्य के सौंदर्य से जनसमूह पर अमिट छाप छोड़ देते हैं। वो वहीं इस कला को नजरअंदाज करने वाले वक्ता को केवल निराशा से संतुष्टि करनी पड़ती है। आत्मविश्वास हासिल करने के लिए आत्मविश्वासी होना आवश्यक होता है। जिस विचार में स्वयं वक्ता का विश्वास पूर्ण न हो, उस विचार को किसी और पर कैसे थोपा जा सकता है? खुद में विश्वास प्राथमिक सवाल होता है। आत्मविश्वास महामारी के समान संक्रामक होता है। नेपोलियन ने एक सैनिक को केवल नामुमकिन शब्द का इस्तेमाल करने की वजह से सेना से बाहर निकाल दिया था। पराजय के विचार का समर्थन न करने वाला वक्ता ही जीत के उत्साह को प्रकट कर सकता है। लेडी मैकबेथ सफलता के लिए पूर्ण रूप से आशावादी थी, इसलिए उन्होंने हत्याओं के विरोध का आदेश पारित किया। कोलंबस की योजना के दृढ़ विश्वास से प्रभावित होकर रानी इसाबेला ने अपने आभूषण गिरवी रख कर रकम का इंतजाम किया। संदेश को विश्वास के साथ प्रस्तुत करो। याद रखो कि खुद की मान्यता कार्य को सफल अंजाम तक ले जाने की असीम शक्ति प्रदान करती है।
विज्ञापन के क्षेत्र में इस सिद्धांत का जमकर इस्तेमाल किया जाता है। इस उपकरण को आप आखिरकार जरूर खरीदेंगे। उस व्यक्ति से पूछिए जिसके पास ये उपकरण है। इस उपकरण में अतुल्य शक्ति है। इन सभी विज्ञापन में विश्वास का भरपूर इस्तेमाल होता है और यही विश्वास समय के साथ ग्राहकों के विश्वास में तब्दील हो जाता है। हर बार ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। ये कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि विश्वास का आधार होता है विषय की पूर्ण जानकारी और निपुणता। झांसा देने वाले लोगों के लिए आत्मविश्वास और सुझाव देने की आदत कभी ना कभी मुसीबत जरूर खड़ी करती है। कुछ समय पहले सार्वजनिक वाद विवाद के स्थान पर एक वक्ता ने जमीन पर राख डालते हुए कहा कि इस स्थान पर कुछ समय बाद बिना बीज डाले घास उग जाएगी। वक्ता के इस विचार का मजाक उड़ाया गया, लेकिन वक्ता अपने कथन पर अडिग रहा और बार बार उसी बात को और ज्यादा आत्मविश्वास से दोहराता रहा। वक्ता ने कहा कि इस प्रकार पहले भी घास उगा चुका है। दर्शकों के बीच मौजूद एक ज्ञानी व्यक्ति ने कुछ समय बाद वक्ता की बात को सत्य समझना शुरू कर दिया। उस व्यक्ति की मान्यता में बदलाव को देखते हुए उससे पूछा कि आप इस बात पर अचानक विश्वास क्यों कर रहे हैं? तो उसने जवाब दिया, वक्ता इस बात को बहुत विश्वास के साथ कह रहा है। यदि वक्ता की ऐसी बेतुकी धारणा से ज्ञानी व्यक्ति तक प्रभावित हो सकता है तो जाहिर है कि वक्ता का विश्वास के साथ प्रस्तुतिकरण सामान्य दर्शकों को प्रभावित करने में सफल होता है। दिए गए संकलन में मौजूद आश्वासन पर ध्यान दीजिए। मुझे नहीं मालूम कि ऐसी बेतुकी धारणा से ज्ञानी व्यक्ति तक प्रभावित हो सकता है तो जाहिर है कि वक्ता का विश्वास के साथ प्रस्तुतिकरण सामान्य है। मुझे नहीं मालूम कि बाकी लोग कौन सा रास्ता अपनाएंगे, मुझे इससे कोई वास्ता नहीं है। या तो मुझे मेरे तरीके से काम करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए या फिर मुझे मृत्युदंड दिया जाए, ये पैट्रिक हेनरी ने कहा था। मैं जहाज के अफसर से कभी सवाल नहीं करूंगा, मैं कभी तुम्हारा दास नहीं बनूंगा, मैं नरसंहार के समुद्र को अकेले पार करूंगा, मैं रक्त से भरी लहरों में डूब जाने तक युद्ध करता रहूंगा। पैटर्न, एक आओ या सभी आ जाओ, इस चट्टान को इसके आधार से हटाना ही होगा। सर वॉल्टर स्कॉट। सुझाव देने में प्रभुत्व की भूमिका अहम होती है। प्रभुत्व रखने वाला वक्ता के सुझाव को अक्सर सही माना जाता है और उन सुझावों की आलोचना की भी गुंजाइश नहीं होती। जब ऐसा व्यक्ति बोलता है तो मस्तिष्क में विरोधाभास की स्थिति पैदा ही नहीं होती, सभी सुझावों को सत्य मान लिया जाता है। महान्यायाधीश के वचनों को उसकी प्रतिष्ठा का बल मिलता है, इसलिए उन वचनों को गंभीरता से सुना जाता है। विज्ञापन के क्षेत्र में भी इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। हमें बताया जाता है कि दो महान राजाओं के राजवैद्य ने एक निश्चित बीमारी के लिए एक जैसे उपचार की सलाह दी थी। हमें जानकारी दी जाती है कि अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक, सबसे बड़ी कंपनी, राज्य सरकार, युद्ध विशेषज्ञ और तटरक्षक विभाग सभी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप सुझावों के माध्यम से दर्शकों को प्रभावित करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके सुझाव को बिना विरोध और आलोचना के मान लिया जाए तो सर्वप्रथम प्रभुत्व स्थापित करना होगा और इस प्रभुत्व को कायम रखना होगा। यदि सुझावों में तथ्यों की सत्यता प्रमाणित है तो जाहिर तौर पर प्रभुत्व अडिग रहेगा, लेकिन इस प्रभुत्व का ऐलान केवल तभी करना चाहिए जब आप पूर्ण रूप से तैयार हों और आपको विश्वास हो कि सभी तथ्य सत्यता की कसौटी पर खरे उतर चुके हैं। विज्ञान के जरिए ख्याति बढ़ती है, लेकिन उस ख्याति को कायम रखना आसान नहीं होता। एक छोटी सी भूल ख्याति को नष्ट कर सकती है। एक पत्रिका में महान लेख लिखने वाले एक लेखक में वक्ता बनने की महत्वाकांक्षा उत्पन्न हो गई। उसे लगा कि अच्छा लिखने वाला व्यक्ति अवश्य ही अच्छा वक्ता भी बन सकता है। इस प्रयोग की आजमाइश के लिए उसने अखबारों में विज्ञापन दिया, साथ ही कई और माध्यमों से भी प्रचार किया, लेकिन दर्शकों के समक्ष पहुंचने पर उसके मुंह से शब्द निकलने मुश्किल हो गए। सीधी सी बात है, यदि रिवॉल्वर का प्रचार दुनाली बंदूक की उपयोगिता के मुकाबले पर किया जाए तो जगहसाई जरूर होगी। ध्यान दीजिए कि वक्ता की अपील को मान्यता देने के लिए किस प्रकार के प्रभुत्व का इस्तेमाल किया गया है। प्रोफेसर अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने हाल ही में अपना 90वां जन्मदिन मनाया। मानव विकास से संबंधित सिद्धांतों की खोज पर प्रोफेसर अल्फ्रेड को चार्ल्स डार्विन के साथ सम्मानित किया गया। इसके अलावा प्रोफेसर अल्फ्रेड को कई वैज्ञानिक खोजों और शोध के लिए सम्मानित किया जा चुका है। लंदन में आयोजित एक रात्रि भोज के मौके पर प्रोफेसर अल्फ्रेड के भाषण को आज भी याद किया जाता है। इन्होंने पिछली एक शताब्दी में सभ्यता के विकास पर गहन अध्ययन किया। प्रोफेसर अल्फ्रेड ने सन 1813 के मुकाबले 1913 में इंग्लैंड की सभ्यता की तुलनात्मक तस्वीर प्रस्तुत की है। इस अध्ययन में प्रोफेसर ने साफ किया है कि पिछले एक दशक में विकास केवल कागजों तक सीमित है, वास्तव में विकास हुआ ही नहीं है। प्रोफेसर अल्फ्रेड ने जोर देते हुए कहा है कि पिछली शताब्दी के चित्रकार, मूर्तिकार, एथेंस और रोम के वास्तुकार वर्तमान कारीगरों से ज्यादा निपुण थे। हालांकि आधुनिक मानव ने ज्यादा बेहतर टेलीस्कोप एवं नजर के चश्मे बना लिए हैं, लेकिन पहले के मुकाबले वास्तविक दृष्टिकोण क्षीण हो रहा है। आधुनिक मानव ने बेहतर कपड़े बनाना सीख लिया, लेकिन शरीर कमजोर कर लिया है। वाहनों को विकसित कर लिया, लेकिन पैर कमजोर कर लिए हैं। नए किस्म के व्यंजनों को बनाना सीख लिया, लेकिन पाचन शक्ति कमजोर कर ली है। सबसे अफसोस की बात यह है कि गोरी चमड़ी के लोगों ने इंसानों की खरीद फरोख्त शुरू कर दी है, लोगों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया है। आधुनिक काल में पनपे कारखानों में काम करने वाले मजदूर छोटे छोटे घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। 20वीं शताब्दी के इतिहास में इस दौर को काले अध्याय के तौर पर याद किया जाएगा। प्रोफेसर अल्फ्रेड के इस
अध्ययन पर संसद के एक आयोग ने गहन चिंता व्यक्त करते हुए कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की दयनीय स्थिति पर अफसोस जाहिर किया। इसी प्रकार प्रोफेसर जॉर्डन ने अपने शोध पत्र खून की खेती के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भविष्य में युद्ध, नशाखोरी, अतिभ्रम, गरीब बच्चों के लिए भोजन की कमी और आम लोगों में असंतुष्टि जैसे गंभीर मुद्दों पर सचेत किया। प्रोफेसर जेंक्स ने तो और ज़्यादा निराशावादी संकेत दिए। उनका मानना है कि ज़िंदगी की तेज़ रफ्तार और शहरी जीवन के तनाव ने लोगों की नैतिक मूल्यों को खत्म करना शुरू कर दिया है। आने वाली शताब्दी में संगठित परिवारों का अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा शरणार्थियों की बाढ़ ब्रिटिश संस्कृति को इस प्रकार मैला कर देगी जैसे नियाग्रा फॉल का मटमैला पानी साफ पानी की धाराओं में मिला दिया गया हो। न्यू हेवन में एक संबोधन के दौरान प्रोफेसर क्लॉग ने कहा कि जाति के लगातार पतन से आने वाले समय में वास्तविक जातियों का अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। नेविल ड्यूइट हिल्स लेकर आता हूं आप लोगों के पास कल दोबारा कैंपस कनेक्ट।